नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस। देखिए, बिहार पुलिस का दोस्तों जो है किताब मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। और किताब आप सब लोग चाहें तो मार्केट से बाई कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों ये आ गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दोस्तों जो है सेकंड एडिशन का ये आपका किताब जो है लॉन्च किया गया है बिहार पुलिस के लिए। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है हल प्रश्न पत्र है। ठीक, कलर चेंज करें ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये आप दोस्तों जो है हल प्रश्न पत्र है। इसमें आप देखेंगे तो 2010 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है पूरा आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको जो है 63 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 63 आज हम देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, हम सेट नंबर जो है 1 हम देखने वाले हैं। पूरा डिस्कशन देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे और कोई भी जो है इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो री एग्जाम 3000 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक परीक्षा तिथि को 5 प्रश्न सेटों को जो है उपयोग किया गया था जो पुस्तक में शामिल है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक डिस्कशन को देखना है और हम 1 से लेकर के पूरा 100 क्वेश्चन तक जो है डिस्कशन के साथ देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये आप देखेंगे तो बिहार पुलिस का ये आपका पेपर 1 है। यहाँ पे जो परीक्षा तिथि आप देखेंगे, जो आपका एग्जाम डेट है ये आपका 7 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था। ये आपका पेपर 1 है। ठीक है, जो विज्ञापन संख्या था आपका 01/2023 था और जो आपका पदों की संख्या था आपका 21,381 था। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे, जितना भी आपका डिस्कशन दिया गया है पूरा देखेंगे। बस आप सभी लोगों से उम्मीद है कि जब हम आप मेहनत करेंगे आप सभी लोग के लिए तो आपको मुझे पूरा प्रश्न देखना पड़ेगा, तभी जो है इसके आगे हम जो है क्वेश्चन जो है जो आपका प्रैक्टिस सेट है कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक करके जाइएगा ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र जो है तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जनहित याचिका। जो है सही उत्तर हो जाएगा जनहित याचिका। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था जो है सबको इंसाफ दिलाने की लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब जो है गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जो है जा सकते हैं। जनहित याचिका यानी PIL के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जो है मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं जो है अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर जो है किया जा सकता है। भारतीय न्याय के पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है PN भगवती यानी प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। ठीक है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का जो बीज है सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में जो है मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में जो है बोया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा संसद के पास। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से जो है संसद कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो राज्यसभा है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन की संरचना से संबंधित है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है आपका 250 हो सकती है, और परंतु वर्तमान में देखेंगे जो आपका संख्या है 245 है। कितना है? 245 है। आगे हमारा है कि देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की जो सीटों की जो संख्या है आपका सर्वाधिक 31 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका जो विघटन जो है कभी भी नहीं हो सकता है। इसके 1/3 जो है सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवा निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का होता है सदस्यों का। ठीक है, लोकसभा यानी निम्न सदन के गठन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 81 में है। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो 550 हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा की जो तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका जो विघटन है 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। पुनः 44वां जब संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1978 द्वारा जो है इसको जो है 5 वर्ष कर दिया गया।
भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का जो है उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय भी इसमें दोस्तों आपका शामिल है। अगला हमारा है कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है आपका 8 थी। वर्तमान में यह जो संख्या आपका 33+1 हो गया है, यानी 34 बोल सकते हैं। संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का जो है उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्य रूप से या फिर मुख्यतः 2 प्रकार की जो पद्धतियाँ दोस्तों जो है अपनाई गई हैं। कौन कौन सा देखेंगे तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगा। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, भारत में जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है अपनाई जाती है। जैसे लोकसभा व राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन प्रक्रिया में एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में जो है अपनाई जाती है। अगला हमारा है कि भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरित है। आगे हमारा है, अगला है कि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, तो आंसर आपको हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा राष्ट्रपति। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वितरण हो जाता है एवं यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. सन्मुख शेट्टी थे, जिन्होंने पहला बजट जो है पेश किया था। अगला है कि अनुच्छेद 75 के क्लाउज 1 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी यानी HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी जो है प्रधानमंत्री बने थे। PV नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी जो है सदन के सदस्य नहीं थे। तीनों प्रधानमंत्री जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान जो है हो गया था। जितना भी हम पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं जो बुक में दिया गया है सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आपको अच्छे से सुनना है और चीज़ों को याद करना है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में जो है बनने वाले प्रधानमंत्री थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष 329 दिनों तक यानी 1980 से लेकर के 89 तक जो है दोस्तों इनका चला था। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली जो है राष्ट्रपति कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, जो इस प्रकार दिया गया है। जैसे एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ जो है एक या एक से अधिक राज्य की सरकार हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद हो जाएगा, और केंद्र और कोई राज्य या
राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। आपराधिक मामले, देखिए यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया हो, जैसे चोरी, हत्या, दहेज उत्पीड़न आदि। इसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस जांच कर अदालत में जो है केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों जो है लगाया जा सकता है। दीवानी मामले की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका जो है दायर करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला कि सोवा रिगपा क्या है। देखिए सोवा रिगपा की बात करते हैं तो हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। देखिए सोवा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोवा रिगपा शब्द का अर्थ की बात करते हैं उपचार का ज्ञान, और यह भोटी भाषा से जो है लिया गया है। सोवा रिगपा के ज़्यादातर जो है सिद्धांत और अभ्यास जो है आयुर्वेद के समान है। किसके समान है? तो आयुर्वेद के समान है। सोवा रिगपा में इलाज के लिए जो है शरीर और मन के विकास के महत्वपूर्ण जो है यानी महत्व जो है दिया गया है। यह भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए सोपा रिगपा अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए जो है केंद्रीय परिषद जो है स्थापित है। सोवा रिगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आंसर आपको हो जाएगा कोलकाता जो है सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। देखिए हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और वह हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए होगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसे जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न नाम से जो है जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार शामिल है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, जैसे अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं 15 लाख रुपया होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी की बात करते हैं तो 15 लाख होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी की बात करते हैं तो 10 लाख होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा जुगनू। दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका नहीं है। देखिए जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर द्वारा जो है बनाया गया है। भारत के कुछ प्रमुख भू अस्थायी उपग्रह जैसे आपका इनसैट, जीसैट, कल्पना 1 और एडुसैट और हेमसेट इसमें आपका शामिल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई और बहन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक जो है मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाट्य की बात करते हैं तो विदेशिया की बात करते हैं। विदेशिया तो कि विदेशिया जो है भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा जो है निभाया जाता है। जटजाटिन की बात करते हैं तो केवल अविवाहित द्वारा इस लोक नाट्य में जटजाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। डोमकच यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद वह अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हास्य, परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को जो है प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा सभी लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उससे पहले बता दें, देखिए बिहार एसआई का दोस्तों जो है और बिहार पुलिस, वैसे तो बिहार पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार पुलिस का ही स्पेशली बात करेंगे। देखिए बिहार पुलिस का दोस्तों जो है आपका 2 मोड में जो है टेस्ट होगा। जैसे आपका एक पहले याद रखिए, पहला आपका जो है ऑनलाइन मोड में दोस्तों आपका जो है
एक सेकेंड, ऑनलाइन में आपको दोस्तों जो है आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम का मतलब आपको जो है टेस्ट लिया जाएगा। उसका दूसरा की बात करते हैं तो जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, जो आपका प्रीवियस है या फिर नया नया जो भी सेट आ रहा है, और दूसरा की बात करते हैं तो आपको PDF भी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा बुक का। तो अगर आपको बिहार पुलिस का टेस्ट बनाना है तो आप जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बिहार पुलिस लिखिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, बिहार पुलिस लिखेंगे, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस लिखिएगा। और इसमें देखेंगे तो आपको दोस्तों जो है, एक सेकेंड, बिहार पुलिस लिखिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये आपका रहा 8756546533। ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपका जो बोर्ड क्यूज होता है, यानी क्यूज बोर्ड जो होता है उससे हम टेस्ट करवाएंगे पूरा 100 क्वेश्चन का। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग के लिए, यानी बिहार पुलिस के लिए। तो आप सभी लोग अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप बिहार पुलिस लिखिएगा, व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? देखिए ताजमहल का वास्तुकार देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण जो है मुगल काल का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है। अन्य तथ्य की बात करते हैं, शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक जो है आगरा में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां द्वारा जो है करवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री जैसे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवर्नियर। मनुची की बात करते हैं तो इटली का था। पीटर मुंडी की बात करते हैं, इसने अकाल का वर्णन किया था इंग्लैंड में। शाहजहां ने इनायत खां, जिन्होंने शाहजहांनामा लिखा, को संरक्षित भी दिया था। वसामन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे, इनका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें जो है अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है माना जाता है। और बात करेंगे हम अब्दुल समद। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की जो है उपाधि प्रदान किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद जीवक डैश का जो है निवासी था। तो आंसर आपको हो जाएगा राजगिरी है जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजगिरी आपका सही होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में 492 ईसा पूर्व तक मगध पर जो है शासन किया था। इनका उपनाम की बात करते हैं तो सैन्य था, अस्थायी सेना रखने के कारण। अवंती राज्य के राजा जो है चंड प्रघोत जब बीमार यानी पांडु रोग हुए, ठीक है, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को जो है चंड प्रघोत की सेवा जो है उज्जैन में भेजा था, ठीक है। निर्देश यहाँ पे देखेंगे तो कुछ गद्यांश वगैरह जो आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको जो है आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन हम नहीं बनाने वाले हैं, ये आपका बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़िएगा। इसमें देखेंगे तो कितना क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 से 14 नंबर तक दिया गया है, तो 14 तक हम छोड़ेंगे और आएंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आराम से आप हिंदी वगैरह बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। बोला कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान देखेंगे तो इसका आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। सी में दिया गया है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या जो है 1/3 से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या है किसी भी स्थिति में 40 से जो है नहीं कम होगा, ठीक है। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को जो है अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद जहां हो और विधानसभा जो है सम्मिलित होती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्सादन की प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 के क्लॉज 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला परिषद आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा जो है चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य हैं अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, जो राज्य के दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम जो है 3 वर्ष जो है पढ़ा हो, ठीक है। चलिए आगे हमारा है, अगला हमारा है 1/12 सदस्य
उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि जो है प्राप्त कर ली हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हो। वर्तमान के केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40 तथा महाराष्ट्र 78 में विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो दशमांश है 1/10 इनमें से जो भी हो यानी जो भी अधिक हो जो है गणपूर्ति होता है या फिर होगा। संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो जुलाई 1946 में हुए थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया है। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव यानी जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 208 स्थान जो है प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान जो है प्राप्त किए हैं। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन जो है प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 में हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित किया गया जिससे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी के बैठक में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से जो है कौन हटा सकता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह जो है प्रस्ताव पारित करता है तब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का जो है बंद कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है संसद के किसी भी सदन से जो है की जा सकती है। यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही प्रस्ताव जो है पेश हो सकता है। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सभापति को देने के बाद ही जो है पेश हो सकता है। ठीक है, आगे हमारा कुछ और पॉइंट है जैसे न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रावधान यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे जो है राष्ट्रपति के पास जो है भेजा जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का जो है आदेश जारी करते हैं। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश बी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में जो है पारित नहीं हो पाया है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत की बात करते हैं तो H तथा परमाणु संख्या जो है 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है। इसकी खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का उपयोग जैसे वनस्पति घी के निर्माण में, द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में काम आता है। नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं N2। देखिए नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक 78% है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में 46% तक जो है पाई जाती है। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग की बात करते हैं तो वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। क्रायो बैंक एवं XC2 संरक्षण में काम आता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में काम आता है। अमोनिया के उत्पादन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायिनी है ना, प्राणदायिनी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है तथा पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है CO2 को ग्रहण कर जीवित रखते हैं या जीवित रहते हैं।
देखिए वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है 0.03% है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है उत्तरदायी है। CO2 गैस की प्रकृति जो है अम्लीय होती है तथा यह जो है गैस चूने के जल को दुधिया कर देता है। CO2 का जलीय घोल जो है कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। मीथेन यानी CH4 की बात करते हैं तो यह एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि के मुख्य अवयव मीथेन गैस होती है। कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है। अतः जो है मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। मीथेन का उपयोग यह ईंधन के रूप में जो है किया जाता है। अगला है कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो आपको हो जाएगा इमल्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इमल्सन। इमल्सन में 32% जो है फास्फोलिपिड होते हैं। कोलाइड विलयन, जैसे कोलाइड एक विश्वमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार देखेंगे 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग में यानी मार्ग को जो है दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ा जाता है यानी छोड़ दिया जाता है तो तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं किंतु अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा जो है पृथक किया जा सकते हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार उदाहरण द्रव्य, गैस, एरोसोल, कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब उदाहरण हैं। ठोस की बात करते हैं तो गैस, एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार होगा। गैस की बात करते हैं द्रव्य, फोम और शेविंग क्रीम। द्रव की बात करते हैं द्रव्य, इमल्सन, दूध, फेम, क्रीम। ठोस की बात करते हैं द्रव्य, सोल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़ होगा। गैस की बात करते हैं ठोस, फोम, रबर, स्पंज और म्यूमिस होगा। द्रव की बात करते हैं तो ठोस, जेल और जेली, पनीर, मक्खन हो जाएगा। अगला है कि ठोस सोल, रंगीन रत्न पत्थर और दूधिया कांच। नोट देखिए कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडन प्रभाव उत्पन्न करती है। 20 नंबर है कि आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है। देखिए आयरन लोहा परमाणु का इसका जो है देखेंगे तो आपको हो जाएगा Fe हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी हो जाएगा। कुछ यहाँ पे प्रतीक दिया गया है जो कि हमको देखना है, एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H, हीलियम की बात करते हैं तो He, लिथियम की बात करते हैं तो Li, बेरिलियम की बात करते हैं तो B, बोरॉन की बात करते हैं तो B, कार्बन की बात करते हैं तो C, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो N, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, फास्फोरस का हो जाएगा P और ऑर्गन का हो जाएगा Ar हो जाएगा। और क्या दिया गया है, क्लोरीन की बात करते हैं Cl, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का हो जाएगा Cr, मैग्नीज का हो जाएगा Mn, आयरन का हो जाएगा Fe, कोबाल्ट का हो जाएगा Co, निकेल का हो जाएगा Ni, कॉपर का हो जाएगा Cu और जिंक का हो जाएगा Zn, आर्सेनिक का हो जाएगा As, ब्रोमीन का हो जाएगा Br, सिल्वर का Ag, आयोडीन का I, बेरियम का हो जाएगा Ba, गोल्ड का हो जाएगा Au, मरकरी का हो जाएगा Hg, रेडॉन का हो जाएगा Rn और पोलोनियम का हो जाएगा Po। याद रखिएगा सभी लोग। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, तो Sp की पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जल का गुणसूत्र जो है H2O होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है अर्थात इसका जो pH मान होता है 7 होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम तथा आयतन जो है न्यूनतम होता है। जल के प्रकार, कठोर जल, यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न करती है। इसमें जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट व कार्बोनेट घुले रहते हैं। ठीक है। मृदु जल की बात करते हैं तो यह साबुन के साथ आसानी से फेम उत्पन्न करता है। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। जल की कठोरता, अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण जो है होती है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर करने से जो है दूर हो जाती है। ठीक है। अस्थायी कठोरता की बात करते हैं, कठोरता उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स लवण
घुले रहने के कारण जो है होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसे जो है उबालकर दूर कर ली जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 22 नंबर है कि यूरोप के स्केच जो कि रिपोर्टाज है ना, रिपोर्टाज लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा राम कुमार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा राम कुमार। देखिए रचनाकार दिया गया और एक तरफ हमारा जो है रिपोर्टाज दिया गया है, रिपोर्टाज। देखिए फणीश्वर दास ने रेणु की बात करते हैं तो ऋण जल, उसके बाद ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा। धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो युद्ध यात्रा। रांगे राघव की बात करते हैं तो तूफानों के बीच। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बात करते हैं क्षण बोले कण मुस्कुराएं। शिवदान सिंह चौहान की बात करते हैं तो आपका लक्ष्मीपुरा सही होगा। अगला है कि मुहावरा और अर्थ दिया गया है, तो ये आपको देखिए हिंदी का प्रश्न है तो इसको हम मिला ही लेते हैं। जैसे छाती पर मूंग डालना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चौथा, साथ रहकर परेशान करना। और क्या दिया गया है, छाती पर पत्थर रखना, तो ये आपको हो जाएगा धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप रेंगना। दोस्तों ये आपको हो जाएगा तीसरा, यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, छाती ठोकना, ईर्ष्या करना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको जो है 23 का सी सही होगा। ये सब देखिए मुहावरा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। वैसे इसको पढ़ ही लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके हिंदी भी पूछता है तो हिंदी भी देख लेते हैं। डूबने को तिनके का सहारा, संकट में पड़े को थोड़ी मदद, तिनके को पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना, दिन दुगनी रात चौगनी, तो खूब उन्नति होना, दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय, गंगा लाभ होना, मर जाना, कपास ओढ़ना या फिर ओटना, सांसारिक काम धंधों में लगे रहना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, तो खरे स्वभाव का होना, और उल्लू सीधा करना, तो अपना स्वार्थ साधना, एक आंख से देखना, समान भाव रखना, और ओस के मोती, क्षण भंगुर, ओखली में सिर देना, इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना। आते हैं 24 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह जो है सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जो है जीवद्रव्य का नाम दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेई पुरकिंजे जो है सही उत्तर हो जाएगा, जेई पुरकिंजे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम। देखिए जेई पुरकिंजे सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जो है जीवद्रव्य का नाम दिया है। जीवद्रव्य एक तरल गाढ़ा लसलसा पारभासी वजन युक्त व रंगहीन पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य के द्वारा ही होती हैं, जिस कारण इसे जो है जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीवद्रव्य का लगभग जो है 80% जो है भाग जल होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का जो अभाव है 81 और 19 का होता है। जीवद्रव्य का 99% भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे ऑक्सीजन 76% और कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन जो है आपका 10% और नाइट्रोजन की बात करते हैं 2.5% होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति जो है प्रदान करता है? तो स्क्लेरोकाइमा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। देखिए स्क्लेरोकाइमा दृढ़ ऊतक लंबी संकरी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी व लिग्निनी होती है। अधिकांशतः यह मृत होते हैं। इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। स्क्लेरोकाइमा दृढ़ ऊतक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इन्हें जो है उदाहरण जैसे जूट पटवा आदि हो जाएगा। ऊतक और संबंधित कार्य जैसे एपिडर्मिस ऊतक की बात करते हैं तो यह कोशिकाओं की एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। जाइलम ऊतक जल व खनिज लवणों का संवहन यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम ऊतक मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक होता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, संवहनी ऊतक। अगला है कि हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में जो है संग्रहित करती हैं? तो स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। स्टार्च यानी मंड वह भोजन है जो पौधों की पत्तियों में जो है जमा हो जाता है। स्टार्च यानी मंड एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कृत्रिम आकाश में होता है। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने सदस्य हैं? तो ये आपको हो जाएगा 1645 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 1645। UNAI संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और अनुसंधान के संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ संरेखित करने की एक संयुक्त राष्ट्र पहल। इसका जो गठन है 18 नवंबर 2010 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा और सतत विकास के बीच पारंपरिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। अगला है कि सूचना और अधिकतम सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये आपका 2005 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा जो है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में जो है आया है और यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है। मुख्य सूचना आयुक्तों एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री है, इसकी सिफारिश पर करता है। देखिए, राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से जो है पदमुक्त भी कर सकते हैं। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त जो है वजाहत हबीबुल्लाह थे। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ही जो है हीरालाल सांवरिया हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखेंगे। देखिए, यहाँ तक दोस्तों अगर आप पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत अधिक मेहनत लग रहा है, ये आपको ही पता है। इतना लंबा डिस्कशन दिया गया है तो पूरा हम चीज़ को देख रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए तो कहीं ना कहीं आप भी हमारे लिए कुछ हल्का फुल्का सपोर्ट कर ही सकते हैं मिल करके। देखिए, 30 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया है? तो ये आपका 2023 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा दोस्तों जो है लाया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, जैसे 2019 की बात करते हैं तो देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 24 की बात करते हैं तो उष्णकणों कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 25 की बात करते हैं तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय दशक की बात करते हैं तो 2022 से 32 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 21 से 30 की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकीय बहाली दिवस। 19 से 28 की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला शांति दशक हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो ये आपको हो जाएगा तारक काय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा तारक काय। देखिए, तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है या फिर रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। तारक काय की खोज बेवेरी ने किया था। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। लवण के 3 प्रकार होते हैं, हरित, वर्णी एवं अवर्णी लवक हो जाएगा। देखिए, हरित लवक पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम जो है पाया जाता है। वर्णी लवक प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे बीज, पुष्प, फल, भित्ति आदि में जो है पाए जाते हैं। अवर्णी लवक रंगहीन लवक हैं। यह पौधे के उन भागों में जो है पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तना आदि में। ठीक है। राजधानियाँ, देखिए राजधानियाँ की बात करते हैं तो कोशिका की निर्जीव रचना है। यह एकल झिल्ली में आवृत होती है, जिसे जो है सोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में यह जो है अनेक एवं छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो आपको हो जाएगा बहुविभाजन। ऑप्शन नंबर बी होगा बहुविभाजन। ठीक है। आगे हमारा है कि बहुविभाजन द्वारा जनन एवं प्रकाश का अलैंगिक प्रजनन में जिसमें एक ही जनन कोशिकाओं से कई संतति कोशिका उत्पन्न होते हैं। बहुविभाजन द्वारा जनन लिखा गया है एस्चेरिचिया कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम आदि में भी जो है दोस्तों देखा जाता है। याद रखिएगा सभी लोग। इसमें देखिए कुछ बॉक्स में दिया गया, देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार, जैसे मुकुलन की बात करते हैं तो इस विधि में एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक कली या बहिर्गमन से नया जीव बनता है। उदाहरण की बात करते हैं खमीर, जेलीफिश, हाइड्रा इत्यादि। द्विभाजन की बात करते हैं, इस विभाजन में जनन कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है। उदाहरण की बात करते हैं तो अमीबा एवं पैरामीशियम इत्यादि हो जाएगा। पुनर्जनन की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ जीव खोए हुए या कटे हुए शरीर के अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं छिपकली, तारा मछली और इत्यादि आपका इसमें जो है शामिल हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिकी स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हाइड्रा में मुकुलनों में पर्यावरणीय कारणों यानी कारकों के कारण जो है आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, लैंगिक जनन जो है युग्मक द्वारा होता है। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें से। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए लिंग निर्धारण आनुवांशिकी कारकों पर जो है निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा मतलब उसी का डिस्कशन है, मतलब कि सरीसृप वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे इनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है, त्वचा रूखी होती है तथा इसमें जो है ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें जो है किरेटिन द्वारा जो है निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। लाल रुधिर कणिकाएं जो है पाई जाती हैं, याद रखिएगा। निषेचन आंतरिक होता है, यह जो है अंडोत्सर्जन करते हैं। अगला है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान होगा। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा सु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प को जो है कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा। याद रखिए ये सब देखिए हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। अनेक शब्द कुछ हम पढ़ लेते हैं, जैसे जो सब कुछ जानता उसको जो है सर्वज्ञ कहते हैं। सदैव रहने वाला शाश्वत होगा। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंगत। नष्ट होने वाला नश्वर। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जंगल में लगने वाली आग दावानल। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो पहले पढ़ा ना गया हो उसको जो है अपठित कहते हैं। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जो है जानते हैं? तो इसको जो है हम माटा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। गुजरात में पुरानी कॉप मृदा को जो है गोर्डू कहते हैं। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति भौतिक भाषा के शब्द जो कि सोलम से हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का जो विभाजन है 8 प्रकारों में जो है किया गया है, जो निम्न है, आप याद रखिएगा, जिसमें से इसको हम पढ़ेंगे सारा मिट्टी का प्रकार। जैसे जलोढ़ मिट्टी, इसमें देखेंगे तो यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाली यानी क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भागों पर फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे जो है बांगर और खादर में जो है वर्गीकृत किया जाता है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहते हैं। काली मिट्टी की बात करते हैं। काली मिट्टी, तो देखिए ये भारत में काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि में की कमी रहती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी यानी चरनोजम मिट्टी या फिर काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी का निर्माण जो है जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांत्रिक शैलों के विघटन एवं वियोजन से हुआ है। लाल मिट्टी का रंग जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल होता है। इस मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है।
लेटराइट मिट्टी, देखिए यह मिट्टी जो है मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के पठारों के ऊपरी भागों में जो है पाया जाता है। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षालन से इसकी जो है उत्पत्ति होती है। लेटराइट मिट्टियों का स्वरूप जो है ईंट जैसा होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता जो है होती है। अगला है कि पर्वतीय मिट्टी, है ना, तो इस मृदा को जो है वनीय मृदा भी कहते हैं। इस यानी यह मृदा हिमालय की घाटियों के ढलानों पर 2700 से जो है लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में जो है पाई जाती है। वनीय मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस व चूने का जो है अभाव होता है, याद रखिएगा। देखिए शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ, यह मिट्टी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो है अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस व जैव पदार्थ कम मात्रा में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ, यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। इस मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण जो है यह मिट्टी लवणीय तथा कैल्शियम व पोटेशियम की प्रचुरता के कारण जो है क्षारीय हो जाती है। पीट एवं दलदलीय मिट्टी, इसका निर्माण जो है अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों एवं जल जमाव के क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का जो है अभाव होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए जो है हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो आंसर होगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के इलाकों में विशिष्ट स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों के परिवहन के लिए जो है हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है। ओएनजीसी की स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुआ था। ओएनजीसी भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय देहरादून यानी उत्तराखंड में है। ओएनजीसी का पूरा नाम जो है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो अरुण कुमार सिंह हैं। ओएनजीसी का एक महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। अगला है कि पवन हंस की स्थापना 1985 में हुआ था और यह भारत की सबसे बड़ी जो है हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, परंतु 1881 में अर्थात लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक जो है 10 वर्षों में जो है नियमित जनगणना यानी नियमित दशकीय जनगणना जो है प्रारंभ हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की बात करें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली है। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या जो है निवास करती है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य की बात करते हैं जहां जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक रही है। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा है 1921 को भारत की जनसंख्या का जो बृहत विभाजन वर्ष को कहते हैं, वही 1951 ईस्वी को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की जो है संज्ञा दी जाती है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो 3 राज्य हैं आपके मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 26%, बिहार जो आपका 25.4%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य की बात करते हैं नागालैंड -0.6, केरल जो है आपका 4.9 और गोवा की बात करते हैं तो 8.2 हो जाएगा। आगे हमारा है वर्ष 2024 के प्रमुख सैन्य अभ्यास देखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। देखिए बोला है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका जो है राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। अब यहाँ पर जो है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमको देखिए देखना है कि आपका कौन कौन सा ये देश है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आपका सैन्य अभ्यास और कौन सा देश से है यही आपको पूछता है। जैसे करुण शक्ति की बात करते 2024 जो है नवा संस्करण जो है आपका महीना तो नहीं पूछता है, भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा।
विनबैक्स 2024 पाँचवा संस्करण जो है आपका भारत और वियतनाम होगा। सूर्य किरण युद्धाभ्यास 18वां 2024 भारत और नेपाल होगा। अस्ट्रा हिंद 2024 जो है तीसरा संस्करण भारत और ऑस्ट्रेलिया होगा। वज्र प्रहार 2024 जो है 15वां संस्करण भारत और अमेरिका होगा। और नसीम अल बहार 2024 भारत और ओमान होगा। सिमबैक्स 2024 31वां संस्करण जो है आपका भारत और सिंगापुर होगा। मालाबार 2024 28वां संस्करण भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया होगा। काजिंड 2024 जो है सितंबर 2024 भारत और कजाकिस्तान होगा। वरुण 2024 की बात करते सितंबर 2024 भारत और फ्रांस हो जाएगा। और युद्धाभ्यास 2024 की बात करते हैं सितंबर 2024 भारत और अमेरिका होगा। अल नजाह 2024 सितंबर 2024 हो जाएगा, भारत और ओमान होगा। उदार शक्ति 2024 जो है आपका अगस्त 2024 भारत और मलेशिया होगा। मित्र शक्ति 2024 10वां संस्करण अगस्त 2024 भारत और श्रीलंका होगा। एक्स खान क्वेस्ट 21वां संस्करण बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होगा। नोमैडिक एलिफेंट 16वां संस्करण ये आपको जगह भारत और मंगोलिया होगा। मैत्री 13वां संस्करण भारत और थाईलैंड। होपेक्स भारत और मिस्र। जिमैक्स भारत और जापान। और रेड फ्लैग अभ्यास 2024 की बात करते हैं तो आपका बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर देखेंगे। 42 नंबर है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जो है जीत हासिल किया है? तो मेडिकल लोड डिस्पैच सेंटर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार एसएलडीसी को यह पुरस्कार निम्न उपलब्धियों के लिए जो है दिया गया था, फिर दिया गया है, जैसे नई तकनीकों को अपनाना, राज्य की बिजली प्रणाली का एकीकृत संचालन सुनिश्चित करना, स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जेन साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर स्थापित करना। ठीक है, आगे हमारा है 43 नंबर देखेंगे। देखिए बोला कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में जो है स्थापित है, तो ये आपको जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मुजफ्फरपुर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, जैसे शोध एवं अनुसंधान केंद्र और जिला, जैसे केला अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो गैरोल वैशाली होगा। आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ। मक्का विकास एवं शोध संस्थान बेगूसराय। चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा। राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना जो है आपका दरभंगा हो जाएगा। और भी कुछ दिया गया, जैसे टसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर। फल विकास एवं शोध संस्थान सबौर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो पटना। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा की बात करते हैं समस्तीपुर। अरेबिक और फारसी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो पटना होगा। प्रकृति जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान की बात करते हैं तो वैशाली होगा। एएन सिन्हा शोध संस्थान की बात करते हैं तो आपका पटना हो जाएगा। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा मुद्रास्फीति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मुद्रास्फीति। जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक हैं साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा जो है अर्जित कौशल निर्माण। गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या से ही बेहतर मानव संसाधन का निर्माण होता है जो किसी देश की प्रगति विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव संसाधन किसी देश के संदर्भ में मानव संसाधन उसकी जनसंख्या में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता, कौशल एवं ज्ञान है जो उस देश के लिए जो है मानव पूंजी का जो है निर्माण करता है। देखिए भारत का साक्षरता दर की बात करते हैं 2011 के अनुसार 74.04%। बिहार का साक्षरता की बात करते हैं 11 के अनुसार तो 61.82%। जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति या समूह के लोगों द्वारा सामान्य परिस्थितियों में जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या। जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा जैसी चीज़ें शामिल। 2024 में भारत की जीवन प्रत्याशा 70.62% हो जाएगा। बिहार की जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं 69.22 वर्ष हो जाएगा। मुद्रास्फीति देखिए जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना दो सूचियों में जो है होती हैं, जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2 से 3% की मुद्रास्फीति दर
अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होती हैं, जबकि इससे जो है अधिक मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। कौशल निर्माण, कौशल निर्माण का अर्थ है कि देखिए कौशल निर्माण की बात करते हैं तो कौशल निर्माण का अर्थ है कि उन कौशलों का विकास करना जिनकी कंपनी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से आवश्यकता होती है तथा जो संगठन की भविष्य के योजनाओं के अनुरूप होता है। कौशल विकास हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में जो है चला रही है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राम के पास एक गाय है और उसका दूध पर जो है स्वयं उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया, ज़्यादा गलत हो जाएगा। बाकी निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, उत्पाद को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में जो है संगठित किया जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए बहुराष्ट्रीय निगम के मुख्य कार्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल के उत्पादन को नियंत्रित करना, विभिन्न देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करना, वैश्वीकरण, विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण जो है करते हैं या फिर कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुआ है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत में वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। वैश्वीकरण का जनक की बात करते हैं पीटर सदरलैंड हैं। ये पूर्व आयरिश अटॉर्नी जनरल यूरोपीय कमिश्नर थे। वित्त वर्ष 23-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार है। इसमें कुछ इंग्लिश का भी है कि हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस, ऑल मैन मस्ट डाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑल जो है सही उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड एंड विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रेफिक्स ए, इसका उत्तर हो जाएगा अवेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो इसका हो जाएगा डिम्ब वाहिनी जो है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा डिम्ब वाहिनी। देखिए गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का निचला हिस्सा है जिसका अर्थ होता है गर्भाशय को योनि से जोड़ने का। गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसके दीवार की मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन जो है आपका लगभग 35 ग्राम तथा इसकी जो आकृति है नाशपाती जैसी होती है। इसका मुख्य कार्य निषेचन के बाद बने भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण तथा आश्रय प्रदान करना। योनि के साथ ही शुक्राणु डिम्बवाहिनी यानी अंडवाहिनी तक पहुंचती है। यह एक नली के समान रचना है। इसके दीवार पर जो है आपके बल्बोरी थ्रल ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो आपका मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्यों के नियंत्रण और सामंजस्य का जो है आधार है। अगला है कि मानव मस्तिष्क जो वजन है आपका 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। और बाहरी आघातों से बचने हेतु मानव मस्तिष्क जो है अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम से बंद रहता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग की बात करते हैं तो आपका सेरिब्रम है, जो कि स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक शक्तियाँ, ज्ञान, वाणी, चिंतन है ना, चिंतन व जो है बुद्धिमत्ता का केंद्र है। थैलेमस दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण आदि के केंद्र होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के जो है नियंत्रण है। आगे हमारा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये आपका है मोलस्का का है, ऑप्शन नंबर सी। मोलस्का समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। प्रोटोकार्डेटा का कंकाल कठोर नहीं बल्कि एक नम यानी
कार्टिलेजिनम्स कंकाल का बना होता है। आर्थ्रोपोडा का कंकाल कठोर होता है। देखिए आर्थ्रोपोडा का कंकाल कठोर होता है, परंतु यह जो है काइटिन का बना होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का। इकाइनोडर्मेटा का भी कंकाल कठोर होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त तो सभी कथन जो है सत्य है। लसिका परिवहन का कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है। लसिका आंत से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्लों का परिवहन करती है। ठीक है। देखिए लसिका तंत्र शरीर के ऊतकों से रिसने वाली लसिका को बाहर निकालता है और उसे जो है रक्त प्रणाली में भेज देता है। यह तंत्र आंतों में वसा यानी आंतों से वसा में घुलनशील विटामिन और प्रोटीन को अवशोषित कर उन्हें जो है वापस रक्त प्रवाह में पहुंचाता है। लसिका तंत्र जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो रोगाणुओं और अन्य पदार्थों से लड़ने के लिए जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन और उत्सर्जित करता है। लसिका तंत्र लसिका को छानकर अवशिष्ट उत्पादों और अस्वस्थ कोशिकाओं को हटाना और उन्हें शरीर से बाहर निकालना है। रक्त में विषाक्त पदार्थों को अक्सर नोट्स द्वारा जो है चुनिंदा रूप से फिल्टर किया जाता है। तो अगला हमारा है कि एक अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण है। आगे आपका डिस्कशन क्या है देख लेते हैं। देखिए बोला है कि एक अपसारी दर्पण एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो वे परावर्तन के बाद अपसारी हो जाती हैं, अर्थात ये किरणें दर्पण की परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो है विचलित हो जाती हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को जो है सिकोड़ता है। उत्तल दर्पण, देखिए जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे जो है उत्तल दर्पण कहा जाता है। देखिए उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, इस दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार जो है छोटा होता जाता है तथा उसकी स्थिति जो है दर्पण के पीछे ध्रुव के फोकस की ओर जो है खिसकती जो है यानी खिसकती जाती है। उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए ट्रक या मोटर कारों में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण जो है उत्तल दर्पण होता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग दोस्तों किया जाता है। अवतल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का जो है परावर्तक तल धंसा रहता है उसे जो है अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका उपयोग देखेंगे तो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में जो है काम आता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा जो है उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण, गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, और सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रीय करने के लिए। ठीक है। अगला है कि समतल दर्पण। समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी के दर्पण के सामने रखा हो। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई पर आधा होना आवश्यक है। ठीक है। देखिए समतल दर्पण में कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष v चाल से गतिमान हो तो वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्ष गति जो है 2 वोल्ट होगा। समतल दर्पण का उपयोग, दैनिक के जीवन में समतल दर्पण का उपयोग जो है आईने के रूप में जो है किया जाता है। बहुदर्शी का परिदर्शी में पानी की सतह से बाहर देखने के लिए जो है किया जाता है। अगला है कि चित्र में एक ओमा के है ना ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं और इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हमारा है, जैसे कुछ डिस्कशन दिया गया है कि विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से जो है मापा जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जो है लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में जो है किया जाता है। इसे जो है परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में जो है लगाया जाता है।
एक आदर्श वोल्टमीटर का जो है प्रयोग है अनंत होता है। विद्युत फ्यूज टिन यानी 63% व शीशा जो है 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो फ्यूज का उपयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत फ्यूज, देखिए विद्युत फ्यूज परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम जो है संयोजित करते हैं। फ्यूज तार टीन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे जो है फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ जो है टूट जाता है। फ्यूज तार प्रायः जो है धातु के सिरे वाले और पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युतरोधी पदार्थ के कार्टिलेज में जो है रखा जाता है। नोट की बात करते हैं, लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। यह आपका देखिए बोला कि रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताइए। बिहार में देखेंगे तो 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, 1 और राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो एक ऑप्शन नंबर जो है आपका 58 का बी सही उत्तर होगा। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बाघ संरक्षण के लिए भी समर्पित है। 898.93 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य जैसे गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो गया में है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई, नकटी डैम या फिर जलाशय पक्षी अभ्यारण्य जमुई, सलीम अली जुब्बा सहनी पडेला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो राजगीर हो जाएगा, और रजौला वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका कैमूर और रोहतास हो जाएगा। मिलान करके बताना है। देखिए भांवर की बात करते हैं तो आपको होगा छिद्रपूर्ण हो जाएगा। तराई की बात करते हैं तो घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र। बांगर की बात करते हैं, एक सेकेंड, बांगर देखिए पुराना जलोढ़। और खादर की बात करते हैं तो युवा निक्षेप। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भांवर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे का क्षेत्र है। भांवर में कंकड़ गाद और बालू मिलती है। भाबर क्षेत्र में जो है खेती नहीं की जाती है। तराई मिट्टी की बात करते हैं। तराई मिट्टी का निर्माण हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या तलछटी पदार्थों के एकत्रीकरण एवं अवसादन से होता है। यह घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र है। तराई मिट्टी खेती के लिए जो उपयुक्त होती है और धान गन्ना तंबाकू और बाजरा जैसी फसलों की पैदावार बढ़ाती है। ठीक है। तराई मिट्टी में साल के ज़्यादातर समय में नमी रहती है और भूजल स्तर भी ज़्यादा रहता है। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तराई के दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है प्रारंभ होता है, जिससे जो है यह बांगर कहते हैं। खादर की बात करते हैं तो प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा जो है लाई गई बहाकर मिट्टियों को जो है खादर मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखेंगे। मिलाना है, इसमें देखेंगे तो नदी दिया गया और एक हमारा अगला हमारा है सहायक नदी। देखिए गोदावरी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वेनगंगा होगा। गंगा की बात करते हैं तो कोसी होगा। कृष्णा की बात करते हैं तो कोयना, और कावेरी की बात करते हैं तो अमरावती। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। तक के दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण जो इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम जो है स्थान पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर है। गोदावरी की कुछ सहायक नदी की बात करते हैं तो प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आदि है। गंगा नदी
गंगा जो है, गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर जो है गंगा कहलाती है। अगला है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, यमुना, महानंदा आदि। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में है। फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है आपका मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा माना जाता है। कृष्णा की बात करते हैं तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा आदि है। कावेरी नदी की बात करते हैं तो यह कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा जो है प्रदान की गई है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र को जो है दक्षिण भारत का चावल का कहा जाता है, चावल का कटोरा कहते हैं। कावेरी नदी को प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो हेमावती, लोकापावनी, अर्कवती, भवानी, अमरावती। कावेरी नदी पर ही जो है होगेवनकलम जो है जलप्रपात स्थित है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्न में से कौन सा खनिज, इनमें से कौन सा खनिज जो है आपका मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन नंबर बी होगा थोरियम। देखिए थोरियम की बात करते हैं तो इसकी प्राप्ति मुख्यतः मोनाजाइट बालू निक्षेप से होता है, जिसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन काल के चट्टानों के नष्ट होकर चूड़ जो है बन जाने से हुआ है। यह मोनाजाइट निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में पाए जाते हैं। सोना की बात करते हैं। गोल्ड यानी सोने की गणना जो है बहुमूल्य धातुओं से की जाती है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग जो है 98% भाग यहाँ पर जो है केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी के स्वर्ण खानों से जो है प्राप्त किया जाता है। कुछ प्रमुख सोने की खान एवं संबंधित राज्य से रामगिरी खान की बात करते हैं आंध्र प्रदेश, कोलार एवं हट्टी की बात करते हैं तो कर्नाटक होगा। कोयला, देखिए यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित ठोस संस्तरित शिला है, जिससे उष्ण व प्रकाश या दोनों की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। कार्बन की घटती गुणवत्ता के अनुसार कोयले के प्रमुख प्रकार जैसे एंथ्रासाइट 80 से 95%, बिटुमिनस जो है 55 से 65%, लिग्नाइट जो है 45 से 55 और पीट की बात करते हैं तो 35 से 45% होगा। सर्वाधिक निम्न गुणवत्ता की कोयले पीट कोयला है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन का प्रतिशत जो है आपका 35 से 45% है। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रावधान पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल जैसे दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी, ब्राह्मणी नदी घाटी और वर्धा गोदावरी इंद्रावती नदी घाटी है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मन्नार में होने वाला अनुमान लगाया गया है। 2024 के अनुसार कोयला उत्पादन राज्य जो है घटते क्रम में देखेंगे तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। पेट्रोल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा जो है 26 स्थलीय एवं सागरीय तेल संभावी बेसिनों का जो है लगाया गया। इसके 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश का कुल खनिज तेल भंडार है आपका 619 मिलियन टन है। देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र जो है असम में है। यह तेल क्षेत्र में डिगबोई नहर, कटिया और यहाँ पे हगरीजान और क्या लिया गया है, मोरान व सुस्ता नदी घाटी हो जाएगा। ठीक है। गुजरात, देखिए गुजरात तेल क्षेत्र के अंतर्गत खंभात, अंकलेश्वर, नौगांव, कोसांबा, ओलपाद, ढोलका, मेहसाना, कलोल तेल क्षेत्र आता है और मंगला तेल क्षेत्र जो है राजस्थान में स्थित है। यहाँ कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, बोला कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द टीचर द स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 62 का ये सही हो जाएगा।
63 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी आपका इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप जो है मैथ वगैरह बना सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हमारा है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है विकल्प जो है सही है। देखिए विकल्प की बात करते हैं तो दूसरा सही है, तीसरा मतलब दूसरा सही है, पहला असत्य है। दूसरा सही पढ़ लेते हैं। मतलब कि बाह्य बिंदु में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आराम से इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग। अगला है कि डैश में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो, यकृत कोशिकाओं जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यकृत कोशिकाओं यकृत के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करती हैं, जैसे विषाक्त पदार्थों का निराविषीकरण, पाचन एंजाइमों का स्राव, रक्त शोधन, प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन संचयन, हार्मोन नियमन आदि, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कॉलम 1 को जो है कॉलम 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। जैसे द्रव्य संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो दोस्तों बी का है ना, तो बी का देखेंगे तो आपको जगह रक्त होगा। उपकला ऊतक की बात करते हैं तो त्वचा होगा। जोड़ों की सतह की बात करते हैं तो उपास्थि, और तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं तो स्पाइनल कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 69 का बी सही होगा। अगला कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक उपयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली हैं वे आपका है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 70 का डी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप इसको आराम से बनाइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। जीके जी इसको पूरा हम फोकस करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेते। देखिए प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम यानी समानांतर संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर दोस्तों आपका जो है ए यानी 36 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर देखेंगे। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो स्टील हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा। ध्वनि, देखिए ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। यह ऊर्जा हमारे कानों में जो है श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंग की बात करते हैं तो ध्वनि तरंगें यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सभी माध्यम यानी ठोस, द्रव्य, गैस में संचरण कर सकती हैं, लेकिन निर्वात में संचरण नहीं कर पाती हैं क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसरण अवसरव्य तरंग, देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले तरंग जो है अवसरव्य तरंग होते हैं। इसे जो है मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। और राइनोसीरस गेंडा 5 हर्ट्ज तक आवृत्ति की अवसरव्य ध्वनि का उपयोग संपर्क स्थापित करता है। वेल तथा हाथी अवसरव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ जो है उत्पन्न करते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवसरव्य ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं। श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को जो है श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को जो है मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग को जो है पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसे मनुष्य के कानों द्वारा जो है नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जो है जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि जो है इन्हें सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग जैसे संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, उसके बाद दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ये सब में काम आता है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कार्बन डाइऑक्साइड 260 मीटर प्रति सेकेंड, वायु 332, भाप 405, अल्कोहल 1213 ये मीटर प्रति सेकेंड में है। हाइड्रोजन 1269, पारा 1450, जल 1483, समुद्री जल 1533, लोहा 5130 ये सबसे अधिक है।
उसके बाद 51 के बाद देखेंगे तो आपको हो जाएगा, कांच में देखेंगे तो 5640 है, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 6420 हो जाएगा। देखिए ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियां का प्रभाव, जैसे ताप का प्रभाव, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। दाब का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व का प्रभाव, घनत्व अधिक होने पर ध्वनि का वेग जो है अधिक होता है, याद रखिएगा। और आर्द्रता का प्रभाव की बात करते हैं तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जो है जानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गोदावरी। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी भारत की दूसरी एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी की लंबाई जो है आपका 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी के डेल्टा में कोरिंगा मैंग्रोव वन जो देश का दूसरा जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। गोदावरी नदी के डेल्टा में कई तरह की मछलियाँ और क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं। तुंगभद्रा नदी, यह नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामायण में तुंगभद्रा नदी को जो है पंपा के नाम से जो जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी का जन्म जो है तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलन से हुआ है। मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया है। अगला हमारा जो है राज्य, कोयना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। और इतुर नगरम है ना, नगरम, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। सरिस्का की बात करते हैं राजस्थान, और चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुछ दिया गया जैसे कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, और लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र, सबरीमाला नेशनल पार्क जो है केरल में है, जल्दापाड़ा अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, गोगाबिल पक्षी विहार जो है आपका बिहार से ही हो जाएगा। ठीक है, भारत में 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों की जो स्थापना हुआ है। वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किसी प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो है किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की शरणथली है ना, शरणथली के रूप में किया जाता है, अर्थात ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम जो है हेमिसहाई है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बाद में जिम कार्बेट कहा जाने लगा। वर्तमान में इसका नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस राज्य यानी उस समय जो है राज्य के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानून को, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा, नित्यानंद कानून को। चलिए देखिए बिहार में थोड़ा सा देखेंगे इसको हम। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 29 जून 1968 को लगाया गया था। 26 फरवरी 1969 तक जो है जारी रहा। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानून को 6ठे स्थान पर थे। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन एवं प्रधानमंत्री की बात करते हैं इंदिरा गांधी थी। यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाएं जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर पाए, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन अभी तक जो है कुल 8 बार लगाया गया है। अंतिम राष्ट्रपति शासन की बात करते 2005 में लगाया गया था। इस समय राज्यपाल जो है बूटा सिंह एवं मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो राबड़ी देवी थी। बिहार की प्रथम महिला की बात करते हैं राबड़ी देवी थी। वर्तमान में 2025 बिहार के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्यकाल दिया गया है, तो आप इसका जो है आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आपको बताना जरूरत है नहीं, आराम से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आराम से इसको पढ़िए। बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सब बॉक्स में दिया गया है तो आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। देखिए इसमें दिया गया है कि 2 सीट जैसे मनिहारी, कटिहार और कटोरिया बांका है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा 38 सीटें जो है आरक्षित हैं।
डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो ऑप्शन नंबर सामंत यानी नाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक के पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड ने नाइट्स को भूमि का एक भाग यानी जिसे फीफ कहा गया और दिया, इसकी रक्षा करने के लिए जो है वचन दिया। फीफ के उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ था। इसके अधीन में फैली हो सकती थी, जिसमें नाइट और इसके परिवार के लिए एक पवन चक्की और मंदिरा संपीड़न के अतिरिक्त इसके परिवार के लिए खर्च और उस पर जो है निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था जो है शामिल थी। सामंती मैनर की तरह जो है फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में इसकी तरह जो है लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बोर्ड बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों को रण कौशल एवं अपने बचाव का जो है अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, है ना, और इसकी सर्वप्रथम निष्ठा जो है अपने लॉर्ड के लिए जो है ही होती थी। अगला है कि पीली बंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। यह स्थल व्यापक पुरातात्विक खुदाई हुई है जिसके महत्वपूर्ण कलाकृतियां, मिट्टियों के बर्तन, उपकरण और अन्य अवशेष मिले हैं। आगे है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं। इसका जो दरगाह है दोस्तों, ये आपको जो है दिल्ली में देखने को मिलता है। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे। इन्हें जो है हजरत निजामुद्दीन और महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में से शेख नसरुद्दीन, चिराग देहलवी, अमीर खुसरो जैसे कवि शामिल थे। निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो है गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु जो है 3 अप्रैल 1325 ईस्वी को हुआ था। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जो है यात्रा या फिर निर्माण कराया था। दरगाह का जो है निर्माण कराया। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो बेंगलुरु में है। आंसर आपका डी होगा, बेंगलुरु में। इस अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन जो है 30 जनवरी 2019 को इसरो के मुख्यालय परिसर में किया गया था। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ है। और कुछ महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संस्थान जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम केरल, इसरो उपग्रह केंद्र जो है बेंगलुरु कर्नाटक, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात, सार केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम व बेंगलुरु, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क बेंगलुरु कर्नाटक हो जाएगा। इसरो जड़त्वी प्रणाली इकाई की बात करते हैं तिरुवनंतपुरम केरल, राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी देहरादून, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की बात करते हैं देहरादून हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। तो हो जाएगा आपका वायु मिश्रण। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी को अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटनों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो तो इसे जो है मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए हों कि पूरा मिश्रण समरूप हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। जल में चीनी के विलयन, हवा इत्यादि जैसे। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें इसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिले नहीं रहते हैं, अर्थात जिस मिश्रण में जो है पदार्थों के गुण एक समान न हो उसे जो है विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो जल और तेल का मिश्रण, जल में बालू का घोल, नमक और चीनी का मिश्रण इत्यादि। यौगिक, यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है, पानी CO2 CH3 इत्यादि। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं।
मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें जो है उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक जो है किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का जो है सही निरूपण है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी जो है धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो आराम से इसको बनाइए आप सभी लोग। देखिए टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुआ तीसरे स्टेट का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मिराबियो और अबेसिये। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। हेनरी कॉर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना जो है संभव हुआ है? तो हो जाएगा आपका पुडलिंग प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हेनरी कॉर्ट ने 1784 में कच्चे लोहे का गढ़ा लोहे में बदलने के लिए, है ना, गढ़ा लोहे के बदलने के लिए पुडलिंग प्रक्रिया का जो है आविष्कार किया है। पुडलिंग प्रक्रिया बड़े पैमाने पर गुणवत्ता युक्त लोहे का जो है उत्पादन करने की पहली विधि थी। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण पदार्थों की उपस्थिति में कोयले से चलने वाली भट्ठी में पिघले हुए कच्चे लोहे को हिलाया जाता है। परिचालित हवा ने लोहे से कार्बन हटा दिया। इसके परिणाम स्वरूप गढ़ा लोहा जो है तैयार हुआ, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया है? आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा 16, जैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ है। इस विभाजन का पहला सामूहिक विरोध जो है प्रदर्शन का आयोजन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया। इस दिन को शोक दिवस एवं उपवास दिवस भी जो है घोषित किया गया, ठीक है। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो ऑप्शन नंबर सी 1936 में। श्री सच्चिदानंद और महेश नारायण द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में 1894 में पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना जो है प्रारंभ किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के गठन की अनुमति ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है किया गया, सम्राट द्वारा किया गया। इस घोषणा के अनुसार जो है 22 मार्च 1912 को नए प्रांत बिहार का गठन हुआ, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। वर्ष 1936 में उड़ीसा को पृथक कर शेष क्षेत्र को जो है मिलाकर बिहार जो है राज्य गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को सर जेम्स शिफ्टन को बिहार का जो है पहला राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया। जल के अणु में बंध की प्रकृति, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजन बंध जो है सही हो जाएगा, हाइड्रोजन अबंध। दोस्तों थोड़ा सा अब जो है इसका हम लास्ट में आंसर देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको हम पूरा डिस्कशन करें या फिर आखिरी में कुछ क्वेश्चन जो है आंसर ही बता के निकल जाए। आपका कमेंट रहेगा तो उसी के अनुसार हम आगे प्रयास करेंगे। देखिए C6H14 के लिए संरचनात्मक समयों के संख्या जो है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी डी जो है सही होगा। आप कमेंट करेंगे तो पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि 2-2.5 घंटे का वीडियो बनेगा तो बहुत अधिक मेहनत लग जा रहा है। अल्फा कण है, देखिए अल्फा कण दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला है कि वह फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे कहते हैं क्या? प्राइमरी की कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा प्राइमरी की। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों,
आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने के लिए देखेंगे तो आपको मदरबोर्ड काम करता है, आंसर डी होगा मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा अवर्गीकृत वन आपका नहीं है, ठीक है। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो ये आपका है रैमपेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा रैमपेज। अगला है कि द कॉन्स्पिरेंसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपका गोटबाया राजपक्षे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पूर्व 2024 में किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो शशि थरूर, ऑप्शन नंबर ए होगा शशि थरूर, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये आपका है नाग हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों नाग। तो हमारा देखिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर पेज में मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। आखिरी का 10 आपका क्वेश्चन जो है मैंने आंसर ही बताया था, डिस्कशन नहीं किया है, तो कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा है। वैसे पूरा आपके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।